नमस्कार और स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही केंद्रित स्रोत है। ये हमारे एक श्रोता ने साझा किया है, विजन आईएएस का क्विक रिवीजन मटेरियल, दिसंबर 2024 संस्करण। अच्छा। और इसमें भी हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक पन्ने पर लगा रहे हैं, पृष्ठ संख्या 17। सिर्फ एक पृष्ठ? दिलचस्प। हाँ, और ये भारतीय चित्रकला से संबंधित है। तो आज हमारा लक्ष्य है, मतलब कोशिश है, कि इस एक पृष्ठ से सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी निकालें, उसे समझें और देखें कि ये भारतीय कला की जो विशाल कहानी है, उसमें क्या खासा जोड़ता है। चलिए तो शुरू करते हैं ये सूक्ष्म विश्लेषण। अभिवादन। हाँ, ये तरीका वाकई दिलचस्प है। मतलब ज्ञान के इतने बड़े सागर में से एक खास मोती यानी एक पृष्ठ पर ध्यान देना। अक्सर ऐसी बारीकियों में ही आप देखें तो विषय का सार छिपा होता है। सही कहा। अब देखिए, बिना पृष्ठ 17 को देखे निश्चित तौर पर कहना तो मुश्किल है, लेकिन जैसा आपने बताया, ये शायद भारतीय चित्रकला की किसी विशेष शैली या तकनीक या हो सकता है किसी कालखंड की अहम विशेषताओं पर ही केंद्रित होगा। इस तरह का जो फोकस्ड अध्ययन होता है, वो हमें सतह से नीचे गहराई तक जाने का मौका देता है। हाँ, और पृष्ठ 17 खोलते ही जो पहली चीज एकदम सामने आती है, वो है पहाड़ी चित्रकला के तहत कांगड़ा शैली का जिक्र, काफी विस्तार से। अच्छा, कांगड़ा शैली। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और खास तौर पर इसमें भावनात्मक गहराई और रेखाओं की बारीकी पर जोर दिया गया है। ऐसा लगता है ये पन्ना सीधे कांगड़ा शैली के दिल में उतरने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, यहाँ लिखा है कि कांगड़ा शैली अपनी कोमलता और गीतात्मकता के लिए जानी जाती है। ये गीतात्मकता शब्द थोड़ा ध्यान खींचता है। इसका कलाफी संदर्भ में क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। गीतात्मकता का यहाँ मतलब है, आप कह सकते हैं, काव्यात्मकता, एक तरह का संगीत जैसा प्रवाह और कोमल भावनाओं का चित्रण। कांगड़ा शैली, जो मुख्यतः 18वीं सदी के उत्तरार्ध और फिर 19वीं सदी की शुरुआत में फली फूली, वो पहाड़ी चित्रकला का शिखर मानी जाती है। शिखर, हाँ। जी। और इसकी गीतात्मकता इसके विषयों में दिखती है। अक्सर ये कृष्णलीला, गीत गोविंद या बिहारी सतसई, भागवत पुराण जैसे काव्यों पर आधारित होते हैं। अच्छा, काव्यों पर आधारित। हाँ, इनमें भक्ति और श्रृंगार रस यानी प्रेम और सौंदर्य की जो गहरी और कोमल भावनाएं हैं, वो प्रमुख होती हैं। तो पृष्ठ 17 का इन भावनाओं पर जोर देना बिल्कुल सही है, क्योंकि कांगड़ा शैली सिर्फ कहानी नहीं कहती, वो भावनाओं का एक दृश्य काव्य रचती है, एक विजुअल पोएट्री। वाह, दृश्य काव्य। हाँ, जहाँ प्रकृति और मानवीय एहसास एक दूसरे में जैसे घुल मिल जाते हैं। और इसका ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो वो गुलेर और फिर कांगड़ा के शाही दरबारों के संरक्षण से जुड़ा है, जहाँ कला को बहुत प्रोत्साहन मिला। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे काव्य और चित्रकला इतने गहरे जुड़े हुए थे। अच्छा, पृष्ठ 17 थोड़ा आगे बढ़कर कुछ तकनीकी पहलुओं पर भी बात करता है। जी। इसमें रंगों के हल्केपन और रेखाओं की महीनता का खास उल्लेख है। कहा गया है कि कलाकारों ने चेहरों पर कोमल भाव लाने के लिए लगभग पारदर्शी हल्के रंगों का इस्तेमाल किया। हाँ, ये कांगड़ा की पहचान है। और आकृतियों को उभारने के लिए रेखाएं बेहद बारीक लेकिन साथ ही स्पष्ट और मजबूत बताई गई हैं। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, बारीक भी और मजबूत भी। क्या आप इस तकनीक पर थोड़ा और बता सकते हैं? हाँ, ये विरोधाभास जैसा लग तो सकता है, पर यही तो कांगड़ा कलाकारों का कमाल था। देखिए, बारीक का मतलब है पतली महीन रेखाएं, बहुत डेलिकेट, जो चित्र को भारी या बोझिल नहीं बनाती। अच्छा। लेकिन मजबूत का अर्थ है कि ये रेखाएं बड़े आत्मविश्वास से खींची गई हैं। वे ढीली या अनिश्चित नहीं है, उनमें एक फर्मनेस है। वे बड़ी सटीकता से रूप और आकार को परिभाषित करती हैं, खासकर कपड़ों की सिलवटों को, आभूषणों को और चेहरे की जो नाजुक विशेषताएं होती हैं उनको। समझ गई। और जहां तक रंगों की बात है, तो पारदर्शी या हल्के रंगों का प्रयोग वो एक तरह की स्वप्निल मुलायम सी गुणवत्ता पैदा करता है, सॉफ्टनेस। इसमें मुगल चित्रकला के कुछ प्रभाव दिखते हैं, खासकर मोहम्मद शाह के दौर की नजाकत के। लेकिन कांगड़ा कलाकारों ने इसे अपनी स्थानीय संवेदनाओं और विषयों के हिसाब से ढाल लिया। अच्छा, तो ये पूरी तरह नकल नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने रंगों को इस तरह मिलाया कि वे भारीपन के बजाय एक पूरा माहौल रचते थे, एक एटमॉस्फेयर बनाते थे, जो श्रृंगार और भक्ति के विषयों के लिए एकदम सही था। आप सोचिए, हल्के घुले मिले रंगों से बना बादलों का दृश्य या नायिका के चेहरे पर आई हल्की सी शर्म, ये तकनीक उन भावनाओं को उभारने में बहुत मदद करती थी। ये भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया थी।
ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, फॉर्म और फीलिंग का संगम। पृष्ठ 17 में नायिकाओं यानी हीरोइनों के चित्रण का भी खास जिक्र है और उनके अलग-अलग मनोभावों को दर्शाने की बात कही गई है। क्या ये नायिका भेद की जो अवधारणा है उससे जुड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये सीधे तौर पर नायिका भेद की साहित्यिक और कलात्मक परंपरा से जुड़ा है। और ये नायिका भेद क्या है असल में? नायिका भेद का अर्थ है नायिकाओं का वर्गीकरण, मतलब उनकी अलग-अलग अवस्थाओं, मनोदशाओं और स्थितियों के आधार पर उनको कैटेगराइज करना। जैसे उदाहरण के लिए अभिसारिका नायिका होती है जो प्रेमी से मिलने जा रही हो, या विप्रलब्धा नायिका जिसका प्रेमी मिलने नहीं आया और वो निराश है, या फिर खंडिता नायिका जिसका प्रेमी किसी और के साथ रात बिताकर सुबह लौटा हो। ऐसी कई श्रेणियां हैं। ओह, काफी विस्तृत वर्गीकरण है ये तो। हाँ, काफी। और कांगड़ा कलाकारों ने इन विभिन्न नायिकाओं और उनके जो जटिल मनोभाव थे, जैसे इंतजार, ईर्ष्या, खुशी, गुस्सा, शर्म, इन सबको बड़ी कुशलता और संवेदनशीलता से चित्रित किया है। और ये उस समय इतना लोकप्रिय क्यों था? कोई खास वजह? देखिए, ये उस दौर में लोकप्रिय इसलिए था क्योंकि ये श्रृंगार रस का एक प्रमुख अंग था, और तत्कालीन समाज, खासकर जो कुलीन वर्ग था, वो काव्य और कला के इन रसों का आनंद लेता था। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को समझने और दर्शाने का एक परिष्कृत तरीका भी माना जाता था। अच्छा। और ये उस समय के सामाजिक आदर्शों और साहित्यिक रुचियों का भी आईना है। आप कल्पना कीजिए, एक चित्र जिसमें विप्रलब्धा नायिका रात में अकेली बैठी है, उसके आसपास प्रकृति भी उदास दिख रही है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये पूरी कहानी और भावना का सार प्रस्तुत करती है। हाँ, ये तो वाकई काफी गहरा है। तो पृष्ठ 17 पर दी गई ये सारी जानकारी, मतलब कांगड़ा शैली की गीतात्मकता, उसकी खास तकनीक, नायिका भेद का चित्रण, इन सब को मिलाकर अगर देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? ये भारतीय कला के व्यापक कैनवास पर क्या महत्व रखता है? क्या ये सिर्फ पहाड़ों में विकसित हुई ये खूबसूरत शैली भर है, या इसका कुछ और बड़ा संदर्भ भी है? ये बहुत ही अहम सवाल है, और ये सिर्फ एक क्षेत्रीय शैली की सुंदरता से कहीं आगे की बात है। पृष्ठ 17 का ये संक्षिप्त विवरण भी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली बात तो ये कि यह भारतीय कला परंपरा में प्रकृति और मानवीय भावनाओं के बीच जो गहरा संबंध है, उसको उजागर करता है। कांगड़ा चित्रों में प्रकृति सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो पात्रों की भावनाओं का आईना बन जाती है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। दूसरी बात ये दिखाता है कि कैसे कलात्मक आदान प्रदान काम करता है। बाहरी प्रभाव जैसे मुगल शैली की बारीकियां, उनको लेकर उसे स्थानीय विषयों, तकनीकों और संवेदनाओं जैसे भक्ति आंदोलन का प्रभाव या पहाड़ी लोक कला की सरलता, इनके साथ मिलाकर एक पूरी तरह से नई, अनूठी और बहुत रिफाइंड शैली कैसे जन्म ले सकती है। कांगड़ा इसका बेहतरीन उदाहरण है। मतलब फ्यूजन एक तरह से। हाँ, एक बहुत ही ऑर्गेनिक और खूबसूरत फ्यूजन। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कला के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को समझने में मदद करता है। हमें पता चलता है कि कला शून्य में नहीं पनपती। दरबारी संरक्षण, धार्मिक और साहित्यिक रुझान जैसे वैष्णव भक्ति और रीतिकालीन काव्य, ये सब मिलकर कलात्मक अभिव्यक्ति को दिशा देते हैं और उसे समृद्ध करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या भारतीय संस्कृति को समझने का इच्छुक हो, ये जानना जरूरी है कि कांगड़ा शैली सिर्फ सुंदर चित्र नहीं, बल्कि अपने समय के इतिहास, समाज और दर्शन को अपने में समेटे हुए हैं। ये दृष्टिकोण तो वाकई कला को देखने का नजरिया बदल देता है। जब आप इस संदर्भ को समझते हैं तो वो चित्र महज रंग और रेखाएं नहीं रह जाते, वे एक पूरी कहानी कहने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या इस शैली की व्याख्या या महत्व को लेकर, मतलब एकेडमिक जगत में कोई मतभेद भी हैं? पृष्ठ 17 तो शायद रिवीजन नोट्स के तौर पर मुख्य बातें बता रहा है, पर क्या विद्वानों के बीच इन बिंदुओं पर कोई बहस या अलग राय है? हाँ, जैसा आपने कहा, पृष्ठ 17 जैसे रिवीजन मटेरियल का उद्देश्य आमतौर पर जो स्थापित और सर्वमान्य तथ्य होते हैं, उनको संक्षिप्त में प्रस्तुत करना होता है। सही है। इसलिए इसमें सीधे तौर पर किसी बड़े विवाद का उल्लेख होने की संभावना कम है। कांगड़ा शैली की गीतात्मकता, उसकी तकनीकी उत्कृष्टता और भावनात्मक गहराई पर आमतौर पर विद्वानों में सहमति है। हालांकि जब हम अकादमिक शोध की गहराई में जाते हैं तो कुछ बहसें जरूर मिलती हैं, जैसे शैली का सटीक उद्भव कब हुआ, गुलेर शैली से कांगड़ा में परिवर्तन कैसे और ठीक कब हुआ, या विभिन्न कलाकारों जैसे नैनसोक और उनके परिवार का विशिष्ट योगदान क्या था, या फिर कुछ खास चित्रों की डेटिंग को लेकर विशेषज्ञों के बीच कभी-कभी मतभेद हो सकते हैं। अच्छा, ये बारीकियां हैं। जी, ये अकादमिक बारीकियां हैं। कभी-कभी ये भी बहस होती है कि मुगल प्रभाव कितना गहरा था और स्थानीय परंपरा का योगदान कितना।
लेकिन पृष्ठ 17 का फोकस, जैसा आपने बताया, शैली की पहचान बनाने वाली मुख्य विशेषताओं को उजागर करना है, और इस पर व्यापक सहमति है। ये याद रखना जरूरी है कि कला इतिहास भी एक जीवंत क्षेत्र है, जहां नई खोजों और व्याख्याओं से समझ लगातार विकसित होती रहती है। समझ गई। तो मूल रूप से ये पृष्ठ हमें एक ठोस आधार दे रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस विजन IAS दस्तावेज का पृष्ठ 17 हमें पहाड़ी चित्रकला की सबसे प्रसिद्ध और परिष्कृत शैली कांगड़ा की आत्मा से परिचित कराता है। हाँ, कह सकते हैं। मुख्य बातें हैं इसकी असाधारण भावनात्मक गहराई और वो गीतात्मकता, रंगों का हल्का और मिलाजुला प्रयोग, रेखाओं की महीनता और साथ ही दृढ़ता, और न्याय का भेद जैसे लोकप्रिय विषयों का संवेदनशील चित्रण। ये एक छोटी सी खिड़की है, लेकिन ये दिखाती है कि कैसे एक खास शैली भारतीय कला की विविधता और समृद्धि में योगदान करती है। तो श्रोता के लिए मुख्य टेकअवे शायद यही है कि कांगड़ा शैली सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि ये मानवीय भावनाओं, प्रकृति प्रेम और उच्च स्तरीय कलात्मक कौशल का एक अद्भुत संगम है। आपने बिल्कुल सही सारांश प्रस्तुत किया है, और ये इस बात पर भी जोर देता है कि कला की सराहना सिर्फ उसके सौंदर्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसके पीछे की भावना, बनाने की तकनीक, उसका ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ, ये सब मिलकर उसके अर्थ को गहरा बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। पृष्ठ 17 जैसी केंद्रित जानकारी का विश्लेषण हमें यह भी याद दिलाता है कि ज्ञान अक्सर छोटी छोटी बारीकियों में छिपा होता है। कांगड़ा शैली को समझना भारतीय सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को समझना है। इसे हम केवल परीक्षा के लिए तथ्यों के रूप में ना देखें, बल्कि कला को महसूस करने और उसकी सराहना करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखें। यह हमें सिखाता है कि कैसे कलाकार रंगों और रेखाओं के माध्यम से जटिल मानवीय भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोता के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। पृष्ठ 17 कांगड़ा शैली के शिखर या चरमोत्कर्ष की बात करता है, लेकिन हर शिखर के बाद ढलान आती है। तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते इस महान शैली का पतन क्यों और कैसे हुआ। क्या राजनीतिक अस्थिरता थी, या संरक्षण की कमी हो गई, या फिर कोई नई कलात्मक प्रवृत्तियां आ गईं जिनका इसमें योगदान था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वाह। एक और सवाल, क्या कांगड़ा शैली की विशेषताएं, खासकर उसकी भावनात्मक गहराई, प्रकृति का वो काव्यात्मक चित्रण और रंगों की कोमलता, क्या ये पूरी तरह से गायब हो गईं? या वे बाद की भारतीय कला के किसी रूप में, शायद लोक कला में या आधुनिक कला में, किसी नए रूप में जीवित रहीं या बदल गईं? इन सवालों पर सोचने से इस विषय की हमारी समझ शायद और भी व्यापक हो सकती है। वाह, ये वाकई सोचने लायक प्रश्न है। कला का प्रवाह कभी रुकता नहीं, बस शायद रूप बदलता रहता है। इसी विचार के साथ विजन IAS नोट्स के पृष्ठ 17 पर आधारित भारतीय चित्रकला, विशेष रूप से कांगड़ा शैली पर हमारी ये केंद्रित चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित हुआ होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।